अधिवेशन जो कि वामन मेश्राम साहब के फेसबुक पेज पर लाइव हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्घाटक महोदय जी, रेखवाल सर, संतोष गेड़ाम सर, गणेश वरखेड़े सर और इंजीनियर प्रकाश गावित सर, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज जो 7वां महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन है, इस अधिवेशन में प्रमुख तौर पर 3 विषय चर्चा में रखे गए हैं। पहला विषय है विश्व मूल निवासी दिवस के रेफरेंस में, दूसरा सब्जेक्ट है फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि आदिवासियों की समस्या का अगर समाधान करना है तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किए बगैर हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। साथियों, ये 3 विषय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो विषय है विश्व मूल निवासी दिवस को लेकर, बहुत सारी बातें वक्ताओं ने इस रेफरेंस में भी की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषित के पीछे और संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित करने के पीछे, क्योंकि सोवियत रशियन क्रांति के बाद में जो बड़े पैमाने पर दुनिया में जो डेवलपमेंट कंट्रोल किया जाए, और कौन लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसको कंट्रोल करने वाले जब अलग अलग बिंदु सामने आए, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था नेचर। अगर नेचर अगर सुरक्षित है तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेचर को कौन सुरक्षित रखते हैं? तो जो नेचर के आसपास निवास करने वाले जो लोग हैं, वो लोग हैं, और नेचर के आसपास भी वो लोग निवास करते हैं। इसलिए दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये चिंतन किया, मनन किया, और जो उनके मानव अधिकारों का अगर सुरक्षित रखते हैं तो वही लोग नेचर को सुरक्षित रख सकते हैं, और इससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो सकती है। और इस वजह से दुनिया में विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया गया, लेकिन भारत में विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर कुछ लोग मनाना शुरू कर दिए। ये विश्व आदिवासी दिवस और विश्व मूल निवासी दिवस ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया की तुलना में भारत की जो समाज व्यवस्था है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि दुनिया में जाति व्यवस्था नहीं रास्ता है, अछूत है, आदिवासियों का अलगीकरण है। और जो बहुसंख्य जो लोग है, जो संख्या में बहुसंख्यांक लोग है, वो भारत के मूल निवासी है,
और जो अल्पसंख्य लोग हैं इस देश, वो डीएनए के आधार पर इस देश के मूल निवासी है, जिनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जिनको माइनॉरिटी कहा, मूल निवासी है। और जो 3.5% जो अल्पसंख्य ब्राह्मण है वो विदेशी है। और जब 1994 में इस दिवस को लेकर जब प्रस्तावित किया, तो 1994 में उन प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के कहने पर षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने ये बात कही कि भारत में आदिवासी नहीं है, भारत में जनजाति है। और जब कांग्रेस के कहने पर ये षड्यंत्र जब बताया गया, और जो बताने वाले लोग थे वो शेड्यूल ट्राइब नहीं थे, बल्कि वो भी इस देश के मूल निवासी लोग थे। लेकिन प्लान बनाकर ये षड्यंत्र किया गया ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है वो ग्लोबल इकोनॉमी में ट्राइबल को रिप्रेजेंटेशन ना मिले। क्योंकि ये विश्व मूल निवासी दिवस सिर्फ मनाने के लिए दुनिया भर में ये किया नहीं जाता, बल्कि नेचर के आसपास रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा हो, उनके मानव अधिकारों की भी सुरक्षा हो, और साथ में उनको ग्लोबल इकोनॉमी में रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि दुनिया के साथ में उनका संपर्क हो, दुनिया के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन हो, और उनका भी सिविलाइजेशन हो। ये उसके पीछे बहुत बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्लान था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 46 अनुच्छेद उन्होंने बनाए, जिसमें बहुत सारी वो ट्राइबल के साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, भारत में जो आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है, खास करके कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, वो इसलिए मनाया जाता है ताकि आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया जाए, आदिवासियों को आइसोलेट किया जाए। इसीलिए भारत में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासी ये पहचान है, मूल निवासी हमारा रेस है, और मूल निवासी से हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं। मूल निवासी शब्द से इस देश के हम लोग राजा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर समझा जाए तो भारत में 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण है जो विदेशी है, लेकिन बहुसंख्य बनने के लिए वो हिंदू नामक मुखवटा अपने चेहरे पर लेता है, और हिंदू के नाम पर अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बन जाते हैं, और दीर्घकाल तक हमारे ऊपर वो लोग राज कर रहे हैं। तो ये आदिवासी जो शब्द है ये हमारी पहचान है, जैसे शेड्यूल कास्ट पहचान है, जैसे ओबीसी पहचान है, जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ये जिस प्रकार से पहचान है विजेएनटी, डीएनटी, उसी प्रकार से आदिवासी भी एक पहचान है। मूल निवासी से ही आदिवासी बना, मूल निवासी से ही शेड्यूल कास्ट बना, मूल निवासी से ही ओबीसी बना, मूल निवासी से ही माइनॉरिटी जो है सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, लिंगायत, ये बने। उसका एक प्रूफ अगर दिया जाए तो प्राचीन काल में पारिक उपार लिंगों की जो व्यवस्था थी उसमें जाति नहीं थी, गण व्यवस्था थी। बुद्ध काल में भी अगर देखा जाए तो बुद्ध काल में भी जाति व्यवस्था नहीं थी। तो ये उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि जो संवैधानिक पहचान हम लोगों को मिली, तो वो संवैधानिक पहचान जो SC ST OBC माइनॉरिटी है,
ये भारत के बहुसंख्य लोग है, मूल निवासी लोग है। और मूल निवासी जो शब्द है, ये मूल निवासी शब्द शासक बनने से जुड़ा हुआ मामला है। साथियों, वो हमको सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस इसलिए मनाने के लिए वो कहते हैं या मनाते हैं, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर वो लगाते हैं। और हम लोग जो विश्व मूल निवासी दिवस मनाते हैं, तो दोनों के बीच में वो टकराव करने का प्रयास करते हैं, झगड़ा लगाने का प्रयास करते हैं, ताकि आदिवासियों का शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन ना हो। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। आदिवासी ये हमारी पहचान है, एक सामान्य शब्द है, समाज प्रचलित शब्द है, जिसका डी जुरे नहीं है। डी जुरे का मतलब ये इटालियन अंग्रेजी शब्द है, जिसका अर्थ होता है कानूनन इसकी कोई मान्यता नहीं है। इसीलिए ये हमारी पहचान है, समाज प्रचलित शब्द है। लेकिन हम लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं, और मूल निवासी शब्द से हम लोग शासक बन सकते हैं। वामन मेश्राम साहब का हम लोगों ने धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इस देश में लाया। और आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 85% लोगों को वे इकट्ठा कर रहे हैं। साथियों, आदिवासी के नाम पर अगर हम लोग किसी राज्य में चुनाव भी लड़ते हैं, तो भी किसी भी राज्य में हम लोग अपनी सरकार नहीं बना सकते। ये इतना सेग्रीगेट दुश्मन हम लोगों को कर रहा है, इस बात को हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये राज्य अधिवेशन हम लोगों ने महाराष्ट्र में लगाया, और जो सब्जेक्ट हम लोगों ने लगाए, वो सब्जेक्ट को लेकर महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं शुरू हुई। जैसे जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर जिन लोगों ने नौकरियां ली, वो भी लोग विरोध में प्रचार कर रहे थे। और जो हमारे जो समाज में जो संगठन चलाकर जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। विरोध करने का एक ही कारण था, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये बामसेब के साथ में मिलजुल कर काम कर रहा है। ये भारत मुक्ति मोर्चा की ऑफशूट विंग है। अगर ये 85% लोग अगर इकट्ठा हो गए, या आदिवासी अगर जागरूक हो गए, तो निश्चित रूप से ये लोग शासक बन सकते हैं। और इनका विरोध करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वामन मेश्राम साहब के आंदोलन से आदिवासी ना जुड़े, बामसेब के साथ में आदिवासी ना जुड़े। इस षड्यंत्र को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारों सालों से आदिवासियों ने करीबन 1250 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हम लोग सेग्रीगेट होकर आंदोलन चलाए, आइसोलेशन में रहकर आंदोलन चलाए। अभी हम लोगों को ये एक मौका मिला है कि इस देश में शासक बनने का मौका मिला है। जिन लोगों की वजह से हम लोगों को जंगलों में जाना पड़ा, जिन लोगों की वजह से हम लोगों को शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान से दूर रहना पड़ा, आज संविधान की वजह से हम लोग, जंगलों के लोग बंगलों में आए, हमको शिक्षा मिली, कंप्यूटर ज्ञान मिला, विज्ञान से हमारा हम लोगों को मिला। और बामसेब के द्वारा हम लोगों को एक विचारधारा मिली, और बामसेब के द्वारा हम लोगों को एक सही मार्ग मिला। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये विरोध करने वाले लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है कि बामसेब से आदिवासी ना जुड़े, और वामन मेश्राम साहब के आंदोलन से आदिवासी ना जुड़े। इसका इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब आंदोलन चला रहे थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में आदिवासी हम लोगों को दिखाई नहीं दिए। इस वजह से हमारा सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ, क्योंकि हम लोग गांधी जी के पीछे चले, और गांधी जी ने हमारे सिर पर ठक्कर बाबा को बिठाया।
अगर ये मौका अगर हम लोग छोड़ते हैं तो आने वाले दिनों में बहुत संकट निर्माण होने की संभावना है, क्योंकि हम लोगों को जिस प्रकार से वो सेग्रीगेट करके नक्सलवाद के नाम पर हो, विस्थापन के नाम पर हो, पुनर्वसन के नाम पर हो, हम जितने सेग्रीगेट होंगे उतनी हमारी पिटाई होगी। अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में रहकर अगर आंदोलन करेंगे तो हमारी ताकत मजबूत होगी और हम लोग दुश्मन की पिटाई करने लायक हम लोग बन सकते हैं। साथियों, जैसे ही हमने दूसरा सब्जेक्ट लगाया, फर्जी दस्तावेज लेकर जो लोग शेड्यूल ट्राइब के नाम पर नौकरियां ले रहे हैं, साथियों ट्राइबल जो स्टेटस है, ये ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। ट्राइबल स्टेटस खत्म करने का अधिकार भारत के प्रधानमंत्री को भी नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ और बीजेपी भी इसके ऊपर अमल कर रही है। इस संदर्भ में जब महाराष्ट्र राज्य का धनगर परिषद जब हुआ था, तब वामन मेश्राम साहब ने उस परिषद में कहा था, मैं एक धनगर को लेकर एक उदाहरण देना चाहता हूं ताकि हम लोगों को कुछ बातें ध्यान में आए। तब वामन मेश्राम साहब ने एक बात कही थी कि ऑलरेडी धनगरों को 3.5% रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर वो शेड्यूल ट्राइब में रिजर्वेशन अगर चाहते हैं तो क्या वो पॉलिटिकली रिजर्वेशन चाहते हैं? और पॉलिटिकली रिजर्वेशन जो है, ये जो शेड्यूल कास्ट को जो पुनः करार लागू था, वही पुनः करार शेड्यूल ट्राइब को लागू किया गया, पार्टी लेवल पर ओबीसी को भी लागू किया गया। जिस वजह से जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट में दलाल और भड़वे पैदा हुए, उसी प्रकार से आदिवासियों में भी दलाल और भड़वे पैदा हुए। तो इसका विरोध वाम से पिछले कईयों सालों से करते आ रहा है। तो अगर आपको शेड्यूल ट्राइब में अगर रिजर्वेशन चाहिए और वो भी अगर पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए अगर आप ये लड़ाई लड़ रहे होंगे, तो वामन मेश्राम साहब ने धनगर के राज्य परिषद में एक बात कही थी कि मैं आपके समर्थन में नहीं हूं। साथियों, बामसेब की भूमिका और वामन मेश्राम साहब की भूमिका हमेशा सत्य पर रही है। जो बात सही है उसी बात पर उनकी भूमिका रही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, किसी को अंधेरे में लेकर चलाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आज वो लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि हम लोग अलग अलग रहकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारा सत्यानाश होगा। अगर हम लोग इकट्ठा होकर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं। लीडरशिप निर्माण होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। आज हमारे पास में वामन मेश्राम साहब सरी की लीडरशिप है, जिनके पास करीबन 42-45 साल का अनुभव है। इनके ही नेतृत्व में हम लोग हमारी आजादी हासिल कर सकते हैं। इस बात को भारत के तमाम आदिवासियों ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आज के मौके के ऊपर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। ये थे आज के अधिवेशन के प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रेम कुमार गेडाम साहब, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली से। साहब ने मूल निवासी दिन क्या है, उसका इतिहास, उसका महत्व, ग्लोबल इकोनॉमी, फर्जी प्रमाण पत्र का जो महाराष्ट्र के अंदर में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और शासक जाति के द्वारा जो आदिवासी लोग हैं, वो बामसेब के द्वारा जो संपूर्ण देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके साथ आदिवासी लोग ना जुड़े,
इसके लिए शासक जाति के द्वारा जो षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं उसका पर्दाफाश भी माननीय प्रेम कुमार गैडाम साहब ने यहाँ किया हुआ है। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र की ओर से साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। इसके बाद में आज के अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे माननीय वामन मेश्राम साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बामसेप के और राष्ट्रीय संरक्षक है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली। इसके पहले हम जन आंदोलन निधि की घोषणा करना चाहते हैं, क्योंकि साथियों कोई भी आंदोलन चलाने के लिए फंड की निधि की जरूरत होती है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन चला रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ महाराष्ट्र की द्वारा पूरे महाराष्ट्र से 2,60,050 रुपए का जन आंदोलन निधि इकट्ठा किया गया है और यह 2,60,050 रुपए का जन आंदोलन निधि इस 7वें महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन के अवसर पर हम माननीय वामन मेश्राम साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बामसेप के और राष्ट्रीय संरक्षक है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, उनको सुपुर्द करना चाहते हैं जन आंदोलन निधि 2,60,050 रुपया। इसके साथ में मैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब इनको अनुरोध करता हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय जो संबोधन है वो रखे। आदरणीय वामन मेश्राम साहब। यहाँ पर आना चाहिए ना, बड़े साइज में। हाँ साथियों, देश में जो लॉकडाउन की स्थिति है और कोरोना वायरस का प्रकोप देश में बढ़ रहा है लगातार, इसके बावजूद भी हम लोगों ने हमारे संगठनाओं के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने लगातार जारी रखा। इस काम के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया और हम लोगों की आवाज सारे देश भर में हर हालत में हर स्थिति में पहुंचे, इसकी खबरदारी ली। उसी के तहत 7वां राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन हो रहा है। उसके अंतर्गत जो अलग अलग विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, उसमें एक विश्व मूल निवासी दिवस के बारे में है, एक नकली प्रमाण पत्र के बारे में है, फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र के बारे में है, और तीसरा है कि आदिवासी लोगों को दूसरे जो मूल निवासी लोग हैं उन लोगों के साथ मिलजुल कर अपने आजादी के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहिए। ये तीसरा विषय है। तीनों विषयों पर मैं कुछ बातें, सारगर्भित बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में हमारे संतोष गेडाम जी ने काफी अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखी। रेकवाल जी ने भी बहुत सारी बातें, बहुत अहम बातें आप लोगों के सामने रखी। मैं केवल 2-3 मुद्दे ही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मूल निवासियों के द्वारा निर्मित सभ्यता है।
और वो नागर संस्कृति है। सारे दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि वो नागर संस्कृति है। नागर संस्कृति का मतलब होता है शहरी संस्कृति, और जो शहरी संस्कृति होती है, नागर संस्कृति होती है, तो दुनिया के जो विज्ञानी लोग हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि नागर संस्कृति में आदिवासी नहीं हुआ करते। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इससे सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो मूल निवासियों की सभ्यता थी। तो इस मूल निवासियों की सभ्यता को आक्रमणकारी यूरेशिया ब्राह्मणों ने यूरेशिया से आकर भारत में आक्रमण करके इस सभ्यता को खत्म करने का षड्यंत्र किया। ये जो षड्यंत्र उन्होंने किया, इस षड्यंत्र को जब उन्होंने किया तो हमारे लोगों का बिखराव शुरू हुआ, और उस बिखराव की वजह से ये सारे तमाम मूल निवासी लोग देश भर में बिखर गए। आदिवासी जंगलों में निवास करने लगे। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मूल निवासियों की सभ्यता थी, उसमें से आदिवासी लोग निकले, ऐसे कहा जा सकता है। तो आदिवासी मूल निवासी ही लोग हैं, और डीएनए के अनुसार अब ये बात फाइनली प्रूव हो गई है कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो लोग हैं, और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी के बीच में जो मिडिल कम्युनिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मराठा है, महाराष्ट्र में कुणबी मराठा है, वो भी महाराष्ट्र के और देश के मूल निवासी है। जो हिस्टोरिकली ऐसे कहा जाता है कि जो कुणबी मराठा है वो नाग लोग हैं, और झारखंड में जो नाग ट्राइब है वो नाग है। झारखंड के जो नाग ट्राइब है वो भी नाग है, और महाराष्ट्र के जो लोग कुणबी मराठा है वो लोग नाग है। और जो ब्राह्मण राजवाड़े इतिहासकार है उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। इसका मतलब है महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण लोग हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे लोग मूल निवासी लोग हैं, नाग लोग हैं। तो नाग लोगों ने इसकी स्थापना की। तो इस तरह से ये मूल निवासियों से मिडल कम्युनिटीज के लोग निकले, मूल निवासियों से आदिवासी निकले, मूल निवासियों से शेड्यूल कास्ट के जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके नाम में नाग शब्द लगता था, सिद्धनाग, रायनाग। वो ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस बहुत सारे प्रमाणित एविडेंस है, पुरातत्विक एविडेंस है, और पुरातत्व के एविडेंस को दुनिया में असल एविडेंस माना जाता है। उसके आधार पर ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और डीएनए के अनुसार ये बात प्रूव हो गई है कि हम सब लोगों का डीएनए आपस में मिलता है। अब डीएनए चूंकि वैज्ञानिक बात है, उसके आधार पर हम लोगों को सोचना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए, आचरण करना चाहिए,
सम्राट बृहदत्त मौर्य के हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण के द्वारा हत्या करने के बाद, जब ये हत्या की गई, उसके बाद मूल निवासियों को, नाग लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांट दिया गया। अगर महाभारत का हम लोग अध्ययन करें तो महाभारत में जब कौरव पांडवों को घर से निकाल देते हैं, अपने राज्य से, भूमि से निकाल देते हैं और सुई के अग्रभाग पर टिके इतनी भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, तो वो वहां से निकलकर जब रहने के लिए दूसरे जगह पर जाते हैं पांडव, तो वो भूमि नागों की होती है, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। और पांडवों की और नागों की लड़ाई होती है। महाभारत में ये लिखा हुआ है, पांडवों की और नागों की लड़ाई होती है और नाग को परास्त करके पांडव लोगों ने उस भूमि पर कब्जा किया है। उस लड़ाई का जो इतिहास है, उस लड़ाई का जो वर्णन है, उस लड़ाई का जो हिंसक इतिहास है, उस हिंसक इतिहास में ये ध्यान में रखते हुए महाभारत लिखा गया है। जब नागों का राजा कर्ण के पास जाता है और कर्ण को कहता है कि पांडवों ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, इसलिए पांडवों को परास्त करने के लिए हम आपका साथ देना चाहते हैं, आपका समर्थन करते हैं। तो कर्ण नाग राजा को कहते हैं कि हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। तो नाग राजा पूछता है क्यों? कहा कि तुम बाहरी लोग हो, हमारे लोग नहीं हो, तुम बाहरी लोग हो, तुम्हारा हमें समर्थन नहीं चाहिए। पांडव और हम आपस में देख लेंगे, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये सारी बातें महाभारत में लिखी हुई है और इन बातों से, इन उदाहरणों से ये बात और दृढ़ प्रमाण में प्रमाणित होती है कि महाभारत में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि हम बाहरी लोग हैं, यानी उनके लोग नहीं है वो, और हम अलग अलग लोग हैं, उनका वंश हमारा वंश अलग अलग है। तो ये बात हम लोगों को अभी नया दृष्टिकोण, नई जानकारी, नया विश्लेषण और नए एविडेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं, उसके आधार पर ये सारी बातें विश्लेषण के द्वारा प्रमाणित की जा सकती है। तो ये विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में रेखवाल जी ने और संतोष गेडाम जी ने जो बहुत सारी बातें कही, उन बातों को मैं ज्यादा और लंबा ना खींचता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें आपस में मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम आइसोलेशन में अलग अलग लड़ाई लड़ने का काम करें तो हमारा परास्त, ये लड़ाई शुरू ही नहीं होगी। लड़ाई जीतने का तो मामला बहुत दूर की बात है। जब हम इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ही हमारी सफलता हो सकती है। अभी मैं दूसरी बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मूल निवासी के मुद्दे पर, जब हम मूल निवासी की बात करते हैं तो जो ब्राह्मणों की पार्टियां है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो आदिवासी के नाम पर आदिवासियों को मूल निवासियों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए भड़काने का काम कर रहे हैं।
जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं उन लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस को मान्यता नहीं दी। उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को मान्यता नहीं दी, उन्होंने विश्व मूल निवासी दिवस को मान्यता नहीं दी। वो मान्यता नहीं दे रहे, बल्कि 26 साल तक इस बात को छुपा कर रखा और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने ये लिख कर दिया कि हमारे देश में सारे के सारे मूल निवासी है, सारे के सारे आदिवासी है, सारे के सारे मूल निवासी है, कोई भी भारत में विदेश से आया नहीं है। जबकि डीएनए के अनुसार ये बात प्रमाणित हो गई, सिद्ध हो गई है। इस बात को जानने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो लोग जिन्होंने भारत सरकार के द्वारा मान्यता नहीं दी, वो लोग पर्दे के पीछे से हमारे भोले भाले लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। और जब आदिवासी आइसोलेशन में लड़ाई लड़ते हैं तो उसको नक्सलाइट बनाकर उनकी हत्या की जाती है, विस्थापन करके उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है। उनके जो संवैधानिक अधिकार है 5वीं 6ठी अनुसूची के, वो अधिकार लागू नहीं किए जाते और वो अकेले ही बल पर, जैसे दूसरे लोग अकेले ही बल पर अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते, न जी सफल हो सकते, उसी तरह से आदिवासी भी अकेले अपनी लड़ाई जीत नहीं सकते और सफल नहीं हो सकते। इसलिए वो इन लोगों को पराजित करने के लिए पहले अलग करते, क्योंकि अलग किए बगैर पराजित नहीं किया जा सकता। जब ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो इनको पराजित करना संभव नहीं है, इसलिए इनको अलग अलग, इनको सेग्रीगेट करके, अलग करके इनको पराजित किया जा सकता है और पराजित करने के बाद इनको गुलाम बनाया जा सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो ये बात जो है, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी दूसरी बात है जो फर्जी जात प्रमाण पत्र का मामला है। फर्जी जात प्रमाण पत्र के संबंध में हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि फर्जी जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेने वाले लोग कौन हो सकते हैं। वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेने वाले ब्राह्मण हो सकते हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेने वाले क्षत्रिय हो सकते हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेने वाले वैश्य हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेने वाले लोग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेने वाले लोग शेड्यूल कास्ट के हो सकते हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेने वाले ओबीसी हो सकते हैं, फर्जी जाति लेने वाले मिडिल कास्ट के उनमें मराठा लोग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है। तो हमें इसके तरफ देखने का नजरिया किस तरह से रखना चाहिए। जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के लेने वाले लोग हैं, जो आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इसको मान्यता कौन दे रहे हैं? सरकार मान्यता दे रही है। सरकार मान्यता देने की वजह से यह समस्या पैदा हो रही है। अगर सरकार मान्यता ना दे तो यह समस्या नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि आदिवासियों के लिए जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लिया, यदि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, तो अगर हम उनके खिलाफ लड़ते हैं तो हमारे आंदोलन पर, हमारे उद्देश्य पर, हमारे विचारधारा पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, कोई निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। मगर आदिवासियों के हक और अधिकार के ऊपर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शेड्यूल कास्ट ने सर्टिफिकेट लिया, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने सर्टिफिकेट लिया, या नॉमेडिक ट्राइब के लोगों ने सर्टिफिकेट लिया, या मिडिल कम्युनिटी के लोगों ने, कुणबी मराठा लोगों ने सर्टिफिकेट लिया और सर्विस ले लिया। अगर हम उनके साथ लड़ाई करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे
विचारधारा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आंदोलन में विभाजन पैदा नहीं होगा। तो मगर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने, मिडिल कास्ट के लोगों ने, नॉमिनी ट्राइब के लोगों ने, एमबीसी के लोगों ने अगर मान लो ये सर्टिफिकेट लिया, अगर हम उनके साथ लड़ते हैं तो हमारे आंदोलन पर निगेटिव असर पड़ेगा। और निगेटिव असर क्या पड़ेगा? हमारी लड़ाई आपस में ही हो जाएगी। एक मूल निवासी की दूसरे मूल निवासी के साथ, दूसरे मूल निवासी की पहले मूल निवासियों के साथ लड़ाई हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार चलाने वाले, जिनका सरकार पर नियंत्रण है, वो लोग हमें आपस में लड़ाने के इस मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है कि वो इस मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं, तो हमें खबरदार रहना चाहिए अपने हक और अधिकार के बारे में, अपने आजादी के बारे में, शासन सत्ता पर कब्जा करने के बारे में हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमको, अगर ये गैर कानूनी काम चल रहा है, सरकार ये काम करने दे रही है, तो हमें सरकार से लड़ना चाहिए, ना कि इन लोगों से लड़ना चाहिए। अगर हम सरकार से लड़ते हैं तो सरकार के पास अधिकार है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अभी कई हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब मानवीय आधार पर इनको निकाला नहीं जा सकता। चलो ठीक है, आप लोगों ने मानवीय आधार को, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमें इसके बारे में ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। मगर जितने लोगों ने अतिक्रमण किया, उतनी जगहों पर राज्य सरकार के द्वारा भर्ती होनी चाहिए आदिवासियों की, असली आदिवासियों की भर्ती होनी चाहिए। इसके लिए सरकार के साथ झगड़ा होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। और इसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद अगर आंदोलन करती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद भी अगर सरकार अमल नहीं करती है, तो हम लोग, जो आदिवासी लोग हैं, उनका आंदोलन चलाने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग, नॉमिनी ट्राइब के लोग, एमबीसी के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग उनके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए और उनको उनके हक और अधिकार दिलवाने के लिए तैयार है। इस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? हमारी आपस में लड़ाई नहीं होगी। जो सरकार इसको दुरुस्त कर सकती है, वो सरकार के ऊपर दबाव डालने का काम करना चाहिए। हमें अपनी रणनीति बनानी चाहिए और वो सफल रणनीति होनी चाहिए, ताकि हमारी आपस में लड़ाई ना हो। वो लोग चाहते हैं कि हम आपस में लड़े, जो सरकार चाहती है कि हम आपस में लड़े, हम उन सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। इससे हमारी आपस में लड़ाई नहीं होगी और हमारी एकता बरकरार रहेगी, एकता प्रस्थापित होगी। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासियों के हक और अधिकार पर दूसरे लोगों को, अगर वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, नॉमिनी ट्राइब का आदमी है, एमबीसी ओबीसी का आदमी है, उनमें मराठा का, मिडिल कास्ट का आदमी है, उसको अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है, ये गैर कानूनी है, इस बात को स्वीकार किया है। इसलिए इसको हम भी आंदोलन में भी इसको हम लोग गैर कानूनी ही मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो गैर कानूनी ही माना जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है कि राज्य सरकार ने हमें आपस में, केंद्र सरकार ने हमें आपस में लड़ाने और भिड़ाने के लिए, हो सकता है कुछ लोगों को, जो आदिवासी है मगर आदिवासी नहीं है, इस तरह के आदेश सरकार के द्वारा निकाले हो, और अगर उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या हाई कोर्ट में पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं देगा, मान लो फैसला हो सकता है कि ये सही आदिवासी, ये लोग आदिवासी नहीं है, इनके सर्टिफिकेट फर्जी है, इनके सर्टिफिकेट असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो फिर तो सिद्ध हो गया, हम उसके विरोध में सारे देश भर में हम उस तरह का स्टैंड लेंगे। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया और मामला अभी पेंडिंग है, तब तक, जब तक वो पेंडिंग है, तब तक हम लोग उस फैसले की राह देखें और उसके बारे में सरकार के विरोध में हमारा आंदोलन जारी रखे। मगर आपस में लड़ाई झगड़ा करने का काम हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके फेवर में निर्णय दिया जा सकता हूं। अगर उसके फेवर में निर्णय दिया तो क्या होगा?
एक आदिवासी का दूसरे आदिवासी के साथ झगड़ा हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। ये खबरदारी हम लोगों को लेना चाहिए। इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसे हम लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ बातें मैं आप लोगों को और समझाना चाहता हूं, जो तीसरा विषय है। आदिवासींच्या समस्यांचे समाधान अन्य मूलनिवासी जाती समूह यांच्या सहयोगाने राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण केल्याशिवाय संभव नहीं है। आदिवासियों की समस्याओं का समाधान दूसरे मूल निवासी जाति समूहों के साथ मिलजुल कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किए बगैर संभव नहीं है। गंभीर चर्चा, ये जो विषय रखा गया है, इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सारे लोग मिलकर अगर हम लोग इस तरह से इस आजादी को, क्योंकि हमारा एक कॉमन गोल क्या है, हमारा कॉमन गोल है हमारी आजादी। कॉमन गोल क्या है? आजादी। अगर आजादी मिल जाती है, हमारा कॉमन गोल है आजादी, सभी लोगों को मिलजुल कर हमें अपना आजादी हासिल करने का मामला हासिल करना चाहिए। अगर ये आजादी हमारा कॉमन गोल है, अगर ये आजादी हासिल होती है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ मिलकर, नॉमिडिक ट्राइब के साथ मिलकर, दूसरे जो हमारे एमबीसी और ओबीसी के साथ और मिडिल कम्युनिटीज के साथ में और माइनॉरिटी के साथ मिलकर हमें कॉमन गोल मिलाकर अगर हम अपना आंदोलन करते हैं, आजादी अगर हासिल होगी, तो उस आजादी से आदिवासियों को क्या फायदा होगा? पहली बात, आदिवासियों को आजादी मिलेगी। पहली बात, आदिवासियों को आजादी मिलेगी। दूसरी बात, आदिवासियों का जो 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है वो कानूनन अपने इलाके में लागू हो जाएगी। तीसरी बात, आदिवासी अपने इलाके के राजा बन जाएंगे। राजा बन जाएंगे, इसका मतलब है आदिवासी अपने इलाके में अपना स्वराज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाएंगे। स्वराज्य का मतलब है आदिवासियों का राज्य, राज होगा, ये स्थापित, इसका फायदा होगा आदिवासियों को, ये हासिल किया जा सकता है, इससे फायदा होगा। दूसरा, आदिवासी इलाके में जमीन के नीचे जो 89 प्रकार की धातुएं मिलती है, वो धातुओं पर पूर्ण कब्जा आदिवासियों का हो जाएगा। और अगर आदिवासी, जब सेंट्रल में हमारी सरकार हो, राज्य में भी सरकार हो और राज्य के अधीन आदिवासी इलाके में राज्य की सत्ता उनके नियंत्रण में हो, तो ऐसे स्थिति में जो केंद्र सरकार के मदद से जमीन के नीचे जो धातु है उसको निकालने के लिए हजारों करोड़ रुपया लगेगा। तो वो हजारों करोड़ रुपया लगाकर जो धातु निकाली जाएगी, उसमें अगर आदिवासियों को रॉयल्टी भी मिल गई तो एक एक आदिवासी हजारों करोड़ का मालिक होगा। कब होगा? जब आजादी मिलेगी तब होगा। आजादी मिलेगी तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा तो वो सब कब्जा कर रहे हैं सारी चीजों पर। भारत पर उनका कब्जा है और हमें आपस में लड़ाई झगड़ा लगा रहे हैं। और हमारे कुछ लोग अपने मतलब के लिए लड़ाई झगड़ा लगने में उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। उसके पीछे दो मकसद है। एक मकसद ये है कि उनको राजनीतिक दाव पे समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से जाल में फंस रहे। और दूसरा मकसद ये है कि उनके निजी स्वार्थ है। कोई एमएलए बना हुआ है, तो वो एमएलए बना हुआ है, वो एमएलए भी शेड्यूल कास्ट, नॉमिडिक टाइप और एमबीसी और ओबीसी की और माइनॉरिटी की मदद से बना हुआ है। क्योंकि आदिवासी इलाके में अगर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 आदिवासी अगर रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो 10 जगह डिवाइड हो जाएंगे। तो कोई आदिवासी जो स्वावलंबी है, स्वाभिमानी है, वो चुनाव जीत नहीं सकता। और तभी जीत सकता है जब शेड्यूल कास्ट के लोग मदद करें, नॉमिडिक ट्राइब के लोग मदद करें, एमबीसी के लोग मदद करें, ओबीसी के लोग मदद करें, माइनॉरिटी के लोग मदद करें। तब जाकर के आदिवासी का स्वाभिमानी आदमी चुनकर जा सकता है। और ये तभी मदद कर सकते हैं जब आदिवासी सारे समूहों के साथ मिलजुल कर आंदोलन करेंगे। और जब करेंगे तो वो उनको साथ देंगे, उस आंदोलन में वो साथ सहयोग करेंगे तो भाईचारा बनेगा, ब्रदरहुड बनेगा। और कॉमन गोल के लिए ये बातें साध्य करने के लिए ये काम किया जा सकता है। तो इतना सारा फायदा जो है
ये आदिवासियों को हो सकता है। इस कॉमन गोल को आगे बढ़ाने की वजह से ये फायदा हो सकता है। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये बात नहीं समझते हैं तो हम लोग गुलामी में फंसे रहेंगे, आजादी हासिल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें अपनी आजादी हासिल करने के लिए प्राथमिकता से सारे लोग मिलजुल कर इस काम को कैसे करें, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपने निजी स्वार्थ के लिए जो लोग लड़ाई झगड़ा लगाना चाहते हैं, उनका निजी स्वार्थ पूरा होगा, उनका इंडिविजुअल का स्वार्थ पूरा होगा, इसमें समाज का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए निजी स्वार्थ और समाज का भला, इसके अंदर टकराव होता है और हमें अपने समाज के हित के लिए अपने निजी स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। नहीं करते हैं तो समाज को उसका त्याग कर देना चाहिए, उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए समाज को बलि का बकरा बना रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सभी लोगों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, नोमिडिक ट्राइब के साथ, एमबीसी के साथ, ओबीसी के साथ, मिडिल कम्युनिटी के साथ, कुणबी मराठा के साथ और जो माइनॉरिटी है उनके साथ मिलजुल कर ये आंदोलन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग आने वाले समय में इस देश का शासक वर्ग भी बनेंगे और आजादी भी हासिल करेंगे और जो वैभव इस देश का है, जो गत वैभव है, वो सब सारा का सारा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर हम लोग इकट्ठा हो गए तो ये ज्यादा दिन नहीं, 10 साल के अंदर हासिल किया जा सकता है। आज वामसेप 31 राज्यों में 542 जिलों में फैला हुआ है और 2024 तक ये 630 जिले में पहुंच जाएगा। 31 राज्यों के 630 जिलों में पहुंच जाएगा और ये 2024 तक 5-6 हजार तहसीलों में पहुंच जाएगा, 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा। ये इतना सारा आज विशाल संगठन बना हुआ है और आदिवासी लोग मिलजुल कर करते हैं तो उनको इसका फायदा होगा और उनको फायदा होगा, उनका दूसरों को फायदा होगा, दूसरों का उनको फायदा होगा, कॉमन ब्रदरहुड से दोनों को फायदा होगा। और ये बात ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए, ये समझदारी विकसित करना चाहिए। इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का व्यापक विचार करने वाला नेतृत्व आदिवासियों में विकसित करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारी कोशिश है और इस तरह की कोशिश करने के लिए, कोशिश करने वाले लोगों को हर प्रकार की मदद करने के लिए हम लोग तैयार है ताकि आदिवासियों में नेतृत्व करने वाले लोग पैदा हो। अगर आजादी मिले, शासक वर्ग बनने का मौका मिले तो आज हम गुलाम हैं। गुलाम भारत में कोई आदिवासी देश का प्रधानमंत्री बनने का नहीं सोच सकता, मगर कल जब हम आजाद हो गए आएंगे तो कल भविष्य में आदिवासी देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, आज नहीं बन सकता। आज जब तक ब्राह्मण राज भारत में है, गुलाम हम हैं, हम आज नहीं बन सकते। तो इसलिए गुलामी की मानसिकता का त्याग करना होगा। आजादी हासिल करेंगे तो भविष्य में आदिवासी देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है क्योंकि हम शासक वर्ग रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में जो बातें मैंने आपको समझाई, इस पर आप लोग गंभीरता पूर्वक मंथन करेंगे, विचार करेंगे और रास्ता निकालेंगे। जो रास्ते मैंने बताया उस पर गंभीरता से विचार करिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। ये थे माननीय वामन मेश्राम साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामसेप के तथा राष्ट्रीय संरक्षक है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली। साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये भारत मुक्ति मोर्चा की ऑफशूट विंग है और भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप का कॉमन गोल है कि भारत के जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी है, जो मूल निवासी है, उनके आजादी का आंदोलन पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस आंदोलन में अगर आदिवासी अपना हिस्सा लेते हैं, सहभागी होते हैं, तो इस
आजादी के आंदोलन के बदौलत हम इस देश के शासक बन सकते हैं। संवैधानिक जो हमारे हक अधिकार है, 5वीं छठी अनुसूची है, अलग बजट का मामला है, और शिक्षा प्रशासन में जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ में स्वनिर्धारण का अधिकार है, स्वायत्तता का अधिकार है, वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हम संपन्न हो सकते हैं। तो इस मूल निवासी के आजादी के आंदोलन में आदिवासियों का भी हित है। इस आंदोलन में हम देश के सभी आदिवासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस हमारे आजादी के आंदोलन में सभी साथ सहयोग करेंगे, इस आंदोलन को मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। ऐसे मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ। धन्यवाद सर। इसके बाद में इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रविंद्र बालसी सर, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्य के राज्य अध्यक्ष है। आदरणीय रविंद्र बालसी सर। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो। जी सर, आ रही जी सर। आज दिनांक 20/9/2020 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का संयुक्त अधिवेशन, महाराष्ट्र राज्य का 7वां संयुक्त राज्य अधिवेशन संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में तमाम वक्तागण ने अपना अपना विचार यहाँ पे विचार मंच पे रखा है। इसमें कार्यक्रम के जो उद्घाटक थे माननीय HN रेकवाल साहब, अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, उनका मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ की ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने विचार यहाँ इस मंच पर रखे। धन्यवाद माननीय रेकवाल साहब। उसी के साथ महाराष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता जो वक्ता थे माननीय संतोष गेडाम जी, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडल सातारा, इन्होंने भी अपनी बात रखी। उनपे माननीय संतोष गेडाम जी को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में माननीय प्राध्यापक गणेश वरखंडे सर, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ रायगढ़, इन्होंने भी बहुत अनमोल मार्गदर्शन किया और हमें अवगत कराया कि आदिवासियों के हक अधिकार और जो कुछ विषय जो है कर्मचारियों के, जो बोगस आदिवासियों के, उनके बारे में बहुत विश्लेषणात्मक बातें उन्होंने बताई। उनका भी मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय वरखंडे साहब। साथ ही प्रमुख उपस्थिति में माननीय प्रेम कुमार गेडाम जी हमारे साथ थे। वो प्रेम कुमार गेडाम साहब राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के। उन्होंने भी बहुत ज्यादा जानकारी देके हमें अवगत कराया। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्य और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य की ओर से माननीय प्रेम कुमार गेडाम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद माननीय प्रेम कुमार गेडाम साहब। आज का जो कार्यक्रम था और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की वो माननीय वामन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ नई दिल्ली है, साथ ही राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के संरक्षक है। उन्होंने अपनी बहुत अहम जानकारी, बहुत ज्यादा मार्गदर्शन हमें किया और हमें अवगत कराया कि हमें किस तरह से सभी मूल निवासी भाइयों से, साथियों से काम करना होगा, तभी हम आजादी पा सकते हैं। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए MNTV जो हमारा मीडिया है, वो मीडिया ने भी बहुत ज्यादा हमारा जो कार्यक्रम सक्सेसफुल करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। और मीडिया को भी मैं MNTV को भी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष के नाते उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद MNTV की पूरी मीडिया की जो टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम को पूरे भारत से
तथा पूरे दुनिया से जो लोग देख रहे हैं अभी लाइव प्रोग्राम, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है फेसबुक लाइव पे, उन सारे लोगों ने सुबह 11 बजे से लेके अब तकरीबन 2 बजे है, ये 2 बजे तक उन्होंने विस्तार से सारे जो वक्तागण थे, अध्यक्ष साहब थे, उनकी बातें सुनी और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन सभी लोगों का, उन सभी साथियों का मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद महाराष्ट्र राज्य तथा राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ, ऐसा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से ये घोषित करता हूँ कि ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय मूल निवासी।